अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, फिट रहना, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। और दिन का आगाज़ करते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक दे। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जी दिन भर हम क्या खाएं और क्या कुछ ऐसा हो कि हमें एनर्जेटिक फील हो, हमें लगे कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो रही है, हमें लगे कि हमारा हाजमा बेहतर हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि दिन में इस तरह से भी रूटीन रख सकते हैं कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, घर में रहते हैं, या आपकी जो भी रूटीन है, तो आप अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं किशमिश, और आप किशमिश खा सकते हैं। इसके अलावा पम्पकिन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी सीड्स होते हैं जो कि बहुत जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, और अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप नाश्ता हल्का फुल्का भी करते हैं तो साथ में अपनी ये सीड्स रख लिया करें, नट्स रख लिया करें। आपको जो एनर्जी लो फील होती है उसकी आपको बहुत बेहतर लगेगा पूरा दिन, कि आपको लगेगा नहीं आप एनर्जेटिक हैं। और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप ग्रेजुअली स्लोली ये चीज़ें अपनी इनटेक में शामिल करेंगे तो आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में ख़बर शेयर करते हैं। जी, ख़बर क्या है? ख़बर जो है वो है जी 60 साला बुज़ुर्ग के हवाले से, जो कि डकैत गैंग का कारिंदा निकला। मतलब आप देखें इस उम्र में भी ये हालात हैं इंसाफ के कि ये डकैत गैंग का जो है वो साथी निकला। मतलब जिस तरीके से सारा कुछ हुआ वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि बैंक सार्फिन को लूटने वाला गैंग बेनकाब। फिरोजाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अच्छा जी, इस कार्रवाई के नतीजे में क्या कुछ हुआ कि लाखों की डकैती का इंकशाफ हुआ। अच्छा जी, बुजुर्ग मुलजिम ने दर्जनों वारदातें जो हैं वो कबूल कर ली हैं। अच्छा, बैंक के अंदर से डाकुओं को इतला दी जाती थी, सीसीटीवी ने गैंग का भांडा फोड़ दिया, जबकि जो 4 रुकनी डकैत गैंग है वो पुलिस के निशाने पर आया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? जो डीएसपी था वो भी इसी गैंग का निशाना बना था। 8 लाख की डकैती का एतराफ़ भी किया गया, जबकि बैंक से रकम निकलवाई। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल हुई। अब कराची में बैंक सार्फिन के लिए एक तरह से ये खतरे की घंटी है। डकैती गैंग का जो अहम रुकन है वो गिरफ्तार हुआ और साथ ही फरार हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या कहना है इस हवाले से? होशियार रहना है, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं एक्ट्रेस आयशा उमर के हवाले से। आयशा उमर बहुत वोकल हैं और एक के बाद एक जो है ज़रूर कोई ना कोई स्टेटमेंट देती रहती हैं। बल्कि कराची के हवाले से तो सारे ही एक्टर्स बात करते रहते हैं कि भाई ये सारा कुछ हो क्या रहा है, चाहे एक्टर्स हों या एक्ट्रेस हों। तो आयशा उमर जो हैं वो एक दफ़ा फिर से उनका एक बड़ा दर्द भरा बयान सामने आया है, एंड इट्स अबाउट कराची। वो कहती हैं जी, कराची वाले तमगों के मुस्तहिक हैं। कराची दुनिया के 3 बदतरीन शहरों में शामिल है, जबकि कराची जो है वो 173वें शहरों में से 170वें नंबर पर आ गया। यानी 173 जो शहर हैं उसमें से 170 नंबर पर कराची आया है। कराची के मसाइल पर आयशा उमर अब बोल उठी हैं। अच्छा जी, वो कहती है कराची में रहना आसान नहीं है, ट्रैफिक, टूटी सड़कें, और वो इस हवाले से कहती है जी कराची के शहरियों की जो हिम्मत है उसको सलाम। अच्छा, EIU रिपोर्ट ने कराची की दर्जा बंदी गिरा दी। दुनिया के बदतरीन शहरों में कराची का जो नाम है वो शामिल हुआ। अच्छा, कराची के हालात पर सोशल मीडिया में भी बहस है। आयशा उमर की पोस्ट इस हवाले से वायरल हुई, और इस सारी सूरत हाल पर जो कराची के बुनियादी ढांचा है उस पर संगीन सवालात भी उठाए गए। आयशा उमर ने कराची के शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया। अच्छा जी, ये वही बात है जो रोज़ाना हम सिटी एट 10 से आपको बताते हैं कि कराची की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और इतने सारे मसाइल के बावजूद भी रोज़ाना आपको नज़र आएगा कि सड़कों पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। रात में ये सिटी ऑफ लाइट्स जो है यहाँ लोगों का हुजूम होता है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस के मसले हैं, फिर अमन व अमान से रिलेटेड जो सूरत हाल है वो आप देखें कि क्या सूरत हाल है। आए दिन बच्चे अगवा हो जाते हैं। फिर वुमेंस के हवाले से तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट होते, लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर चल रहा है, और न सिर्फ चल रहा है बल्कि रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तान की। तो कराची वाले वाकई उनकी हिम्मत को सलाम, और अल्लाह करे ये शहर एक दफ़ा फिर से उसी तरीके से जागे, उसी तरीके से चले जैसे ये चलता आया है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपसे डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम ऐसी जल्दी बीमारियों के बारे में जिनके हवाले से शायद लोग बात नहीं करते, या फिर बताते नहीं हैं, या फिर उनको ये सारा कुछ स्किन प्रॉब्लम हो रहा होता है लेकिन वो डर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर में ही
बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती है और ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन बढ़ता है। और आज मैं बात कर रही हूँ शिंगल्स के हवाले से, और ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसका जो कनेक्शन है वो चिकन पॉक्स से है। अब कहते हैं जिसको चिकन पॉक्स हुई हो तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो होशियार रहना चाहिए। इसका क्या कनेक्शन है शिंगल्स का चिकन पॉक्स से? किस तरीके से अपनी स्किन की हिफाजत करनी चाहिए? शिंगल्स अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? वैक्सीन है या वैक्सीन नहीं है? किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती है और ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रुबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? Thank you, जी. Thank you for having me. Thank you for raising such important topics. यस। अच्छा, ये बताइए शिंगल्स किन लोगों को होता है, शिंगल क्यों होता है, और इसका चिकन पॉक्स जिन लोगों को हो चुका होता है पहले, उससे क्या कनेक्शन है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बतानी है, द रीजन व्हाई आई रियली एम एक्साइटेड अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस इज कि अगर आपको जिंदगी में चिकन पॉक्स हुआ है, विच इज 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि अगर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो उससे मेजॉरिटी को चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है, उनके सब 100% ऑफ देम आर शिंगल्स कैरियर्स। ये बात जो है सबसे ज्यादा स्केरी है, एंड दिस इज द फैक्ट दैट वी नीड टू स्ट्रेस अपॉन। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव चिकन पॉक्स, आई हैव हैड चिकन पॉक्स, वी आर ऑल शिंगल्स कैरियर, क्योंकि वो एक ही जरासीम है। लाकड़ा काकड़ा ये चिकन पॉक्स का जो जरासीम है हर्पीज कहलाता है, ब्रिसेला जोस्टर, हर्पीज जोस्टर, उसके मल्टीपल नाम्स है। सही जी। ये जो जरासीम है ये आपके जिस्म में फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ डोरमेंट, यानी कि क्वाइट फेज में रहेगा और ये सोया पड़ा रहेगा इन योर नर्व्स। लेटर ऑन इन योर लाइफ, अगर आपकी इम्यूनिटी लो होती है, अगर आप रन डाउन होते हैं, अगर आप में मल्टीपल बीमारियां हैं, तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, या अगर आप जो है कैंसर पेशेंट हैं, और समटाइम्स नन ऑफ दोज थिंग्स, समटाइम्स लिटरली अबव 50 पीपल, उनमें ये 100% जो है हर्पीज जोस्टर जो है शिंगल्स के तौर पर प्रेजेंट करता है। सही। अच्छा, जिस तरीके से आप ये कह रही हैं कि हर्पीज जोस्टर जो है शिंगल के तौर पर आगे जो है मूव करता है, ये बताएं कि ये इसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है, मतलब विक्टिम कौन बन जाते हैं इसके? So the reason why your program is so important is because a lot of times होता है ये कि लोगों को रैश होता है। सबसे पहले ये शुरू होता है प्रोड्रोम फेज से। प्रोड्रोम फेज में आपको बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन मिलेगा इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ये वो दर्द नहीं जो सारे जिस्म में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये आपको किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में एक पार्ट पे, आपके फेस पे हो सकता है, जिस्म पे हो सकता है, बाजू, लेग, एनीवेयर। सो इफ यू हैव वन फोकल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक की तरह का पेन एंड लेटर ऑन उसमें रैश अपीयर होता है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों जैसा दाने, यानी ब्लिस्टरिंग रैश, वो अगर अपीयर होता है, यू मस्ट सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जैसे आपने पूछा 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर शुरू करनी बहुत जरूरी है इसकी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। और उसमें बड़ी सिंपल सी गोलियां एंटीवायरल, आपके पास वैलासाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, एसाइक, बहुत सी गोलियां एंटीवायरल फैमिली की, वो आपने शुरू करानी होती है, उसका कोर्स लेना होता है। द रीजन व्हाई इट्स स्केरी एंड जो लोगों को डर लगता है और लोग घबराते हैं इससे, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो लोगों को समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है कि लोग जो हमारे पास आते हैं ना शिंगल्स रैश के साथ, दे लाइक वेरी कंफ्यूज्ड, दे लाइक कि कुछ हुआ है, कोई कीड़ा फिर गया है, कुछ समझ नहीं लग रही है, दर्द भी है, तकलीफ भी है और ये दाना भी है, एंड यू नो इंस्टेंटली कि दिस पेशेंट हैज शिंगल्स। अच्छा, सही। अब ठीक है, ये आपने जो सिम्टम बताई है, ये बहुत सारे लोगों को, अगर जिन लोगों को होगी तो डेफिनेटली वो जान लें कि उनको क्या प्रॉब्लम है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर रुबिया? So we'll start with simple tablets. हमने आपको गोलियां देनी एंटीवायरल, एक हफ्ते के लिए आप वायरल खाएंगे और आप 100% ठीक हो जाएंगे। अच्छा, से फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि मैं नहीं खाता एंटीवायरल, तो कोई खुदा ना करे ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑल वायरल इलनेसेस आर सेल्फ लिमिटिंग। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने खुद ही ठीक हो ही जाना होता है। जैसे चिकन पॉक्स भी तो खुद ही ठीक हो जाता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है कि आपको शिंगल्स या हर्पीज का रैश निकला, आपने ट्रीटमेंट नहीं ली, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन खिलाती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया, यानी यही रैश और यही शिंगल्स का वायरस जो है एक सीवियर डिबिलिटेटिंग पेन लाइक कंडीशन करता है, जो आपकी सारी उम्र जिस्म में रहेगी। सो फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव पेन लाइक दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको शिंगल्स या हर्पीज जो है मुंह पे निकला, तो आपको हेडेक्स, माइग्रेन अटैक्स, अगर आपको ट्रंक पे निकला, वहां पे दर्द, तो ये आपको पूरी उम्र के लिए रहेगा। एंड दिस न्यूरोपैथिक पेन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट पेन्स टू ट्रीट एज वेल। इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव टू गिव यू स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोपैथिक पेन किलर्स, जो कि बहुत हाई डोजेस की और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं अगर या आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लें या आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें।
सही। अच्छा, आपने आपने जिस तरह से बताया ना कि चलें जिन लोगों को शिंगल्स हो गया, अब उसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें आपने जिसका ज़िक्र किया, आपने कहा पोस्ट हैप्टिक न्यूरैल्जिया, ठीक है? इसके साइन एंड सिम्पटम बिल्कुल। क्या होते हैं? अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये बताइए, और इसको फौरी तौर पर कैसे ट्रीट कर लेना चाहिए? क्योंकि अर्ली, डॉक्टर रूबिया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोग स्किन की जो भी कोई डिजीज़ होती है उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो कम से कम 1 मंथ लेते हैं और घर में पहले रेमेडीज़ करते हैं। वो इधर उधर कोई ना कोई घर में पड़ी कोई ट्यूब लगा ली, कोई रेमेडी कर ली, कोई जो है ना वो उन्होंने ये सोचा नहीं जी ठीक है ये तो बार बार नहाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ज़रा ये बताइए कि ये जो पोस्ट हैप्टिक न्यूरोलजिया है इसमें क्या कुछ सिम्टम होते हैं? अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग आपके जो है ना वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, ये बताइएगा। पहली बात तो ये कि इसके और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो हर्पीज इटसेल्फ आपको जो है एन्केफेलाइटिस, वायरल यानी कि एन्केफेलाइटिस मींस कि आपकी ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई है। एट द सेम टाइम इट कैन कॉज यू अदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपकी आंख इन्वॉल्व हो रही है तो आपकी बिनाई भी जा सकती है, बिकॉज ये आपकी आंख की जो सारी जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती है जो झिल्ली कहलाती है उसको सीवियरली इन्फ्लेम कर देता है। तो वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इसके खौफनाक हद तक, हैबतनाक हद तक के साइड इफेक्ट्स कह लें, कॉम्प्लिकेशंस कह लें। जो पोस्ट हैपेटिक न्यूरैल्जिया है उसका सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्रॉनिक एलिमेंट्स में फिर आ जाता है। हमारे यहाँ क्या दुनिया में क्रॉनिक पेन एलिमेंट्स जो है वो उसका कोई मेजर करने का स्केल नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि फलाना ज्यादा तकलीफ में, फलाना कम तकलीफ में है। तकलीफ इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट्स नॉट एबल टू मेजर। एग्जैक्टली। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि पहली बात तो ये, अगर आपको ये न्यूरैल्जिया है तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नोबडी कैन क्वांटिफाई इट। अगर आपका खून निकल रहा है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो वो लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं कि जी ये स्केल है, स्केल ऑफ 1 to 10 ये इतनी सीवियर है। इसका कोई स्केल मेजर करने का नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पेशेंट का पता ही नहीं चलता कि जी करना क्या। नंबर 2, ये लाइफ लॉन्ग एलिमेंट बन जाएगी, यानी लाइफ लॉन्ग डिबिलिटेटिंग पेन होगा। सो फॉर एग्जांपल आपके मुंह पे हो रहा है, आपके जिस्म पे हो रहा है, जहां भी हो रहा है, आप तकलीफ में हैं, आप बार बार पेन किलर्स खा रहे हैं। पुअर अंडरस्टैंडिंग इन आवर कंट्री लीड्स टू मिस डायग्नोसिस एंड मिस मैनेजमेंट। तो अब वो खवातीन या मर्द आते हैं, उनको ये दर्द हो रही है, किसी को याद नहीं क्या है क्या नहीं है, वो दवाइयों पे दवाइयां ली जा रहे हैं, सही ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे हैं। सो इट कैन बी क्वाइट डिमोरलाइजिंग फॉर द पर्सन एंड द फैमिली एज अ होल, यानी पूरे खानदान को ये इफेक्ट कर सकता है। सही, पूरे खानदान को ये इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये फैलता है या फिर कुछ जल्दी बीमारियां ऐसी होती, कुछ स्किन डिजीज ऐसी होती है कि वो स्प्रेड नहीं होती हैं, ये जरा बताइएगा। इसका ह्यूमन टू पर्सन कांटेक्ट होता है इसका? So you can't get shingles from shingles. ये नहीं हो सकता कि आपको shingles हुआ और आपने किसी और को shingles दे दिया, ये नहीं होगा। लेकिन you can get chicken pox from shingles because ये वायरस एक ही है। तो अगर आपके घर में हामला खातून है या आपके घर में बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, there is a strong chance कि उनको इसकी वजह से चिकन पॉक्स हो सकता है, खास तौर पे अगर ये आपके एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पे है। सही, तो इसके लिए प्रॉपर एहतियात करनी चाहिए। और जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो चुके हैं उन लोगों को क्या चीज़ चेक कराते रहना चाहिए, ये बताइएगा। देखिए, वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट। द रीजन आई रियली वाज एक्साइटेड अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस टुडे वाज कि ये वो चीजें हैं जिसकी दुनिया में मैंडेटरी वैक्सीनेशन हो रही है। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि पढ़े लिखे ममालिक में जो डेवलप वर्ल्ड है उन्होंने ये डिसाइड किया और रियलाइज किया ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या बर्डन ऑन हेल्थ है, यानी कि इसकी वजह से आपके लोगों में, आपके सोसाइटी में, आपके जो लोग रह रहे हैं कम्युनिटी में बहुत सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ हेल्थ हो सकता है। इसकी वजह से इसकी वैक्सीनेशन मैंडेटरी होगी। अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन चीज ये होती है कि लोग समझते हैं हमें अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रैश या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं अच्छा कल मैंने चावल खाए थे इस वजह से हो गया। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। योर इम्यूनिटी इज नॉट गोइंग डाउन क्योंकि कल आपने ठंडा पानी पी लिया था या परसों आपने जो नींद पूरी नहीं की थी। इट्स द ग्रेजुअल इरोजन ऑफ योर सिस्टम। So your bad habits that are consistently going on over a period of time, ये उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो है। तो वो आप ना ही एक दिन में फिक्स करके बिल्ड कर सकते हैं और ना ही आप उसको एक दिन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कांस्टेंट निग्लेक्ट है आपकी बॉडी की। तो सबसे पहली बात ये कि वैक्सीनेट योरसेल्फ इफ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसकी वैक्सीन है, शिंग्रिक्स वैक्सीन के नाम से आती है, 2 डोजेस लगती हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के आती है नहीं मार्केट में, उसके खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, मुझे ये फील होता है। वी नीड टू टॉक मोर अबाउट वैक्सीनेशन ताकि ये मिथ्स बस्ट हो और लोगों को पता चले कि दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल। सही, बिल्कुल। ये मिथ्स जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और ये मेडिकेशन की तरफ लोगों को जाना चाहिए क्योंकि अगर मेडिकेशन कराते हैं तो उससे उनको फ़ायदा होता है। अच्छा, कितने दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है अगर तो सिवियर शिंगल नहीं है तो? सो फॉर एग्जाम्पल
everybody who's healthy, well, healthy is a relative term, but anyhow, healthier people will recover within 7 days. Usually 7 to 10 days is the maximum period of illness होगा. अच्छा. Complications में it can happen and it can drag on for a very long length of time, months. जैसे मैंने बोला कि post herpetic neuralgia can go on for years even. So that can be a very very long time period. Vaccination अगर आपने कराई होगी तो number 1 आपकी protection है, आपको या तो होगा ही नहीं. Number 2 अगर आप बहुत फिर भी immunity आपकी compromise हुई और आपको हुआ तो आपको बहुत माइल्डर वर्जन होगी. तो योर कॉम्प्लिकेशंस का यानी कि जो पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 70 to 90% चांसेस हैं कि दैट विल नॉट हैपन. So those are really good numbers. You really need to be promoting these things because of that. सही. अच्छा, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है यानी कम होती है और अगर वो इस स्किन इन्फेक्शन के किसी भी सिनेरियो में डिजीज़ में फंस जाते हैं, चाहे उनको जो है वो शिंगल्स हो या फिर उनको जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही हो, फंगस हो रहा हो, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, उनको कितने दिन लगते हैं क्योर होने में और उनको क्या करना चाहिए एक्चुअली? This is the biggest frustration that I feel in Pakistan. जो मैंने वापस आके यहाँ जो प्रैक्टिस किया तो मतलब आप ये सोचते हैं तो डॉक्टर की बीमारियां तो हर जगह सेम होती हैं, क्या फर्क पड़ता है? फंगल इन्फेक्शंस इंग्लैंड में भी वही होंगी, पाकिस्तान में भी वही होंगी. बट माय फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि ऐसा होता नहीं है. जो चीज वहाँ पे आई कैन गिव ट्रीटमेंट एंड गेट बेटर इन 7 to 10 डेज में पेशेंट ठीक हो जाएगा. यहाँ पे अक्सर 3-4 हफ्ते लग जाते हैं और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता. एंड देन आप सब परेशान हो रहे होते हो कि यार इज माई दवाई गलत, इज माई डायग्नोसिस गलत, और लेटर ऑन यू रियलाइज नाइदर वाज रॉन्ग. Somehow or the other we are just more resistant. हमें एंटीबायोटिक से भी ज्यादा रेजिस्टेंस है, हमारी इम्यूनिटी इज लोअर, हमारी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस नेचुरली इज लो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर बेसिकली लेस हेल्दी. द बेस्ट वे टू पुट इट इज दैट. और एक मैसेज जो बहुत जरूरी है वो वाला है कि आपकी इम्यूनिटी एक दिन में फिक्स नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकट नहीं है. आपने इम्यूनिटी को पालना है, यानी कि आपने अपने आप को हेल्दी रखना, कॉन्टिन्यूअस एक जिहाद है और उस पर काम करना है. सही, बिल्कुल. और आपने उसके ऊपर काम करना है और आपने अपने आप को हेल्दी रखना है. हमारे यहाँ पर ना अगर एक शख्स नॉर्मल है, जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, मतलब वो उसकी नॉर्मल लाइफ है, वो अपने आप को हेल्दी समझता है. वो कभी ये सहमत नहीं करेगा कि वो जाके IgG करा ले या फिर वो स्किन के टेस्ट करवा ले या वो अपना जो है वो HB चेक करा ले. नहीं, उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती. वेलकम बैक. अब कुछ बात करते हैं भाई सोलर के हवाले से. अच्छा, लोग ना इस हवाले से क्रेजी हैं कि जी सोलर लगा लिया जाए, लेकिन साथ साथ वो ये भी देख रहे होते हैं कि भाई उनकी जेब इजाज़त नहीं देती. हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके कई ऐसे सारे तरीके हैं. कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पर बाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है हाफ करके ले रहे होते हैं कि पहले बैटरी ले लें, इन्वर्टर ले लें, फिर प्लेट्स ले लें एंड ऑल दैट. बट सोलर लगाने के कितने फ़ायदे हैं, आपका बिजली का बिल कितना कम हो जाता है, आम आदमी को इसका कितना फ़ायदा होता है और ये आपके लिए कितनी ज़बरदस्त बचत भी है और आपके लिए कितना सुकून भी है कि अगर आपके घर में AC है और आप उस सोलर पे कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप सोचें कि आपका बिल जो है वो कितना माइनस हो जाएगा. तो इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सा सोलर लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए और इसकी क्या स्पेशलिटी है, इस बारे में बात करेंगे. और स्पेशली ये बात भी आज जो है वो जो हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करें उनसे क्लियर करेंगे कि अगर बारिश का मौसम हो यानी मॉनसून में, कहते हैं कि जी जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में अगर आप सोलर ले रहे हैं और बारिश हो जाती है तो वो तो फिर यूज़लेस हो जाता है. इसमें कितनी सच्चाई है और इसको कैसे लोग कैरी करते हैं सोलर को, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाब कुरैशी साहब ने, जो एक्सपर्ट हैं सोलर पैनल के. उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम शाब साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. जी, अच्छा सर, ये बताइए कि हर शख्स चाहता है कि वो सोलर लगाए और उसको ये कहीं ना कहीं पता भी है कि बिजली का बिल जो है वो कम हो जाता है. इसके पहले तो आप फ़ायदे एलिब्रेट कीजिए कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिजली का बिल जो है वो जाहिर सी बात है आपके बिल से जान छूट जाती है, लेकिन आप इसके फ़ायदे भी बताइए. और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो आम आदमी जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है वो कैसे सोलर जो है वो लगा सकता है, उसके पास उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सोलर अभी महंगा नहीं रहा जितना पिछली कुछ चंद साल पहले महंगा था, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में इसकी प्राइसेस काफी ही हाई हुई थी क्योंकि उस पर टैक्स लगा हुआ था. अभी भी मैं तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस बजट में ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, वो नहीं लगाया. जी जी जी. तो 4 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लेती हैं तो वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए में बनता है, जिस पर आपको 200 से लेकर 300 यूनिट की महीने की बचत होती है, सेविंग होती है. इसके कंपैरिजन अगर आप
6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो वो तकरीबन 4.5 से लेकर 5 लाख रुपए में सिस्टम वो सारा कैलकुलेट पड़ता है। इसकी आप ROI देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1.5 या 2 साल में पूरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आजकल जितना बेनिफिट सोलर लगाने वालों को हो रहा है, आपकी सोच भी नहीं है। वाहिद सोर्स ऐसा है जिससे लगाने से आपके बिजली के बिलों में खाता कमी आ जाती है सर इस पे। सही, बिजली के बिल में बिल्कुल कमी आ जाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने जिस तरह से कहा कि अब इसकी प्राइस कुछ कम हो गई है, प्राइस पे भी बात करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदों के बारे में बताइए कि सोलर लगाने का फ़ायदा कितना है। और ये जो कहा जाता है कि मानसून में इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, उस हवाले से बताइए कि फिर उसको कैसे कैरी किया जाएगा। देखिए जी, आजकल जो पैनल्स आए हुए हैं वो अपना बाइफेशियल पैनल आए हुए हैं जो क्लाउडी वेदर में भी वर्क करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 101% काम करते हैं, तकरीबन 50, 60, 70% वो क्लाउडी वेदर में काम करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लाउड आने की वजह से बिल्कुल ही जीरो जो सा हो जाता है। थोड़ा बहुत वर्किंग जो है वो चलती रहती है। ये सोलर सिस्टम लगाने का गोल्डन टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई ये पीक के सीजन होते हैं। यहाँ पर इस सीजन में सोलर लगाने का ये बड़ा ही गोल्डन टाइम होता है। साथ आजकल जो पोजीशन है, जो प्राइसेस कम हुई है, जिसमें सोलर पैनल की प्राइसेस भी कम है, सोलर इन्वर्टर्स के प्राइसेस भी कम है, सोलर अपना बैटरीज वगैरह उसकी भी प्राइसेस कम है। तो इस लिहाज से ये नाउ डे वेरी गोल्डन टाइम सोलर सिस्टम लगाने का जो था ना वो है। आपका एक क्वेश्चन था कि वो सोलर की कोई शीट्स वगैरह आई हुई हैं, वो अभी तक पाकिस्तान में इतनी सक्सेसफुल जो है ना वो नहीं हो सकी। वो अभी चाइना की यहाँ तक है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो पैनल आ रहा है जिसका अगर साइज है ना 45 इंच बाई 90 इंच, तो उसमें 700 वाट तक के पैनल लगे हुए कि वो शीट जो वो 200-250 वाट से ऊपर की जो है ना वो शीट जो है वो वर्क जो है वो नहीं करती। तो से मेरे हिसाब से अभी शीट जो है ना इतने फायदा जो है ना वो नहीं है। अभी जो सोलर पैनल चल रहे हैं मार्केट में वही तमाम जगह जो सही, ठीक है सर। ये फ्लेक्सिबल शीट के हवाले से डिटेल डिस्कशन करते हैं कि सोलर पैनल की जो फ्लेक्सिबल शीट्स हैं ये कितनी रिलायबल हैं और इसको क्यों नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर इतनी रिलायबल नहीं है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो सोलर पैनल के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। शाहब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब साहब, जिस तरह से आप फ्लेक्सिबल शीट के हवाले से बता रहे थे कि वो इतनी रिलायबल नहीं है, तो बताइए कि वो क्यों नहीं लोगों को लगानी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी बात हो रही है। लोग उसके जो है वो मॉडल्स भी दिखा रहे हैं कि भाई ये इतने फ़ायदे किए, ये इतने फ़ायदे किए। वो क्यों रिलायबल नहीं है और उसमें क्या ऐसी कंपैरिजन है जो कि जो सोलर प्लेट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंसी में है या उनकी एफिकेसी अच्छी है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? दोनों का कंपैरिजन बताइएगा। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया की तो बात ना करें। सोशल मीडिया वालों ने तो रात को चलने वाला पैनल जो है ना वो भी उन्होंने निकाल दिया है। तो सोशल मीडिया पर काफी जो सर वो एक किस्म के साइंसदान बैठे होते हैं जिनकी कोई फुटेज नहीं होती है, जो अपने से सोच से ही कोई ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी कोई ना वजूद होता है ना मार्केट में इसकी प्लेस होती है। देखिए, शीट वाली जो प्लेट है, हम लास्ट ईयर चाइना में गए थे, चाइना में कुछ स्टॉल पर हमें नजर आई थी। पाकिस्तान में वो अभी तक हमें ना मार्केट में नजर आई है। शीट जो बेसिकली है तो बहुत पुरानी, पर वो बेसिकली देखिए एक अगर 4 फुट बाई 2 फुट की अगर शीट होती है तो वो तकरीबन कुछ 60-70 वाट की या 100 वाट की होगी। तो ये जो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है अपना 45 इंच बाई 90 इंच की जो अपना वो प्लेट है वो 700 वाट 750 वाट तक काफी ज्यादा फर्क जो चला हुआ है। हाँ। दूसरा ये है कि आप ये तो लगाने में काफी डिफिकल्टी होती है। ये इसके साथ पूरे फ्रेम लगते हैं, पूरा स्टैंड लगता है, पूरी फिक्सिंग होती है, ताकि क्योंकि ये प्लेट भी लगाने के बावजूद फिर भी अंधेरी तूफान जब आते हैं तो ये प्लेटें भी काफी नुकसान जो है ना वो करती हैं। तो फ्लेक्सिबल प्लेट को
फिक्स करना और इसको लगाना, दैट इज आई थिंक क्वाइट डिफिकल्ट। अभी मार्केट में ये अवेलेबल भी चल रहा वो नहीं है सर। सही, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये जो फ्लेक्सिबल शीट है, ये जाहिर सी बात है, इसकी डिटेल आपने हमारे साथ में शेयर की। अच्छा, सोलर प्लेट सर, ये बताइए कि आप कह रहे थे कि पहले तो फिर भी बहुत महंगा था, लेकिन अब फिर भी प्राइस के कम हो गए हैं। किस तरह से लोग इसको खरीद सकते हैं अगर वो 2 पार्ट्स में लेना चाह रहे हैं? आजकल ये बहुत लोग कर रहे हैं कि सोलर जो है वो 2 हिस्सों में ले लेते हैं। वो पहले उसकी बैटरी, इन्वर्टर एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर वो कहते हैं जी नेक्स्ट मंथ हम जो है इसकी प्लेट्स वगैरह लेंगे। तो वो उस हवाले से बताइए सर, ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? आसान एक साथ पर भी लिया जा सकता है क्या? बेसिकली देखिए, बुक शॉप्स की पर आसान साथ भी जो है वो दे रहे हैं। मैं तो आपको प्राइस कैलकुलेट करके बताइए, जिसपे तकरीबन एक इन्वर्टर है, इसके अलावा 6 प्लेटें हैं, स्टैंड है, वायर है, टीवी बॉक्स है। इंस्टॉलेशन में अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो ये तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का ये सेटअप जो बनता है। ये वंस अ टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप ये इन्वेस्टमेंट करके आप एक 4 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें आप डे टन का एक एसी, लाइटें, पंखे आसानी तरीके से जो है ना वो चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी रेंज है जो हर गरीब और मीडियोकर बंदे के एक अप्रोच पे जो है ना वो आ जाती है। इसके कंपैरिजन जिसमें 2 एसी चलाने हैं तो उसके लिए एक 6 किलोवाट का सिस्टम है, जिसमें 6 किलोवाट का एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, 7-10 प्लेटें हैं, स्टैंड है, वायर है, टीवी बॉक्स। ये कंप्लीट सिस्टम कोई 4.5 लाख रुपए में ये डिजाइन होता है विदाउट बैटरी। इसके कंपैरिजन अगर आप और पीछे चले जाते हैं, एक बिल्कुल ही गरीब बंदा जिसने अपने घर का सिर्फ एक कूलर चलाना है, वो एक 8-9 हज़ार रुपए की प्लेट ले, 12 वोल्ट की, नीचे एक कूलर लगा ले, वो जो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए का कूलर आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली को तकरीबन 15-16 हज़ार रुपए में उसके घर में भी सोलर लग सकता है। तो ये सोलर बहुत ही इसका सस्ता है, बहुत ही हर कस्टमर की अप्रोच में है। डिपेंड करता है कि किसने किस तरीके से इसको जो है वो यूज करना है। लाख रुपए का भी बन जाता है, 1.5 लाख रुपए भी बन जाता है, 50 हज़ार रुपए भी बन जाता है, 20,000 भी बन जाता है। तो ये कस्टमर की पॉकेट पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से जो है वो डिवाइड करना है। सही, मतलब ये हर इंसान की अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली है कि वो सोलर को किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं या किस तरह से वो बाय करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए ज़्यादा केवी की बैटरी जो है वो यूज़ होगी। अच्छा सर, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे लोग जिसके बारे में जिक्र करते हैं कि अगर सोलर लगवाना है तो घर के सारे पंखे एसी-डीसी इन्वर्टर हो, या फिर फ्रिज भी उसी तरह से हो, आपका गीज़र जो है वो भी उसी तरह हो, एसी यानी जो स्प्लिट्स हैं यानी एयर कंडीशन जो है वो भी उसी तरीके से हो, तो वो ज़्यादा फिजिबल रहता है, या आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप सोलर पे चला सकते हैं? इनका फ़ायदा क्या होता है जो लोग पूरा पहले चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं? अच्छा, आपके घर का जो ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि सोलर ने डीसी वोल्ट अपना वहां से प्रोड्यूस कर दिया। नीचे जो इन्वर्टर लगा होता है वो ऑटोमेटिकली 220 में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जो अप्लायंसेस है, जिसमें आपका एसी आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गई, पंखे आ गए, लाइट्स वगैरह आ गई, वो टोटल ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पर चले गए जो ऑलरेडी आपके लगे हुए हैं। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने ऊपर पैनल लगा रहे हैं 12 वोल्ट का, अगर पूरा सिस्टम लगाना है तो 12 वोल्ट के मुताबिक फिर आपको घर की तमाम चीजें 12 वोल्ट के मुताबिक जो है वो डिजाइन करनी पड़ेगी। ये जो सा सिस्टम है ये काफी पुराना हो गया हुआ है। अभी तो न्यू हाइब्रिड सिस्टम आगे हुए हैं, जिसकी बदौलत आप आसानी तरीके से जो आपका ऑलरेडी घर में अप्लायंसेस चल रही है उसको किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आपका एज इट इज बिफोर जो था वो काम कर रहा है उसके तरीके काम करेंगे। उस वहां पर किसी भी कोई चीज को जो है चेंज करने की जरूरत बिल्कुल जो है वो नहीं है सर इसमें। सही, हाइब्रिड सिस्टम आ गया है। सर, हाइब्रिड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा, किस तरह से ये काम करता है? हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ये होता है कि टू आपकी डिवाइसेस यानी कि सोलर को भी वो मैनेज कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को भी मैनेज कर रहा है। जितना उसको वोल्टेज चाहिए होते हैं वो बीच में ऐड ऑन कर देता है। बाकी सोलर से जितना वोल्टेज आ रहे होते हैं वो बाकी सोलर से जो है वो ऐड ऑन कर देता है। तो हाइब्रिड सिस्टम टोटल ऑटोमेटिकली असिस्ट करता रहता है हाइब्रिड अपना सोलर को और इलेक्ट्रिसिटी को। जितनी इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से ले लेता है, जितनी सोलर से चाहिए होती है वो सोलर से ले लेता है। यानी कि शाम को ये ऑटोमेटिकली आपको स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपना उस पर जो है कन्वर्ट हो जाता है अपना वापता के ऊपर। तो हाइब्रिड का एडवांटेज होता है ये कि ये टोटल
ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, बैटरी पर भी ये ऑटोमेटिकली जो चला जाता है। जब अपना सूरज की शुआएं खत्म हो जाती है, रात को ये वापस हो जाता है। इन द मीन टाइम अगर लाइट चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपना बैटरी पर जो शिफ्ट हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड कंप्लीट वो हाइब्रिड सिस्टम जो ऑटोमेटिक जो वर्क करते हैं इसमें। सही, ये मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जितने फ़ायदे सर आप बता रहे हैं दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब जिनके घर में इस तरह के फैंस हैं, जिन्होंने AC/DC इन्वर्टर फैंस लिए हुए हैं, जिनके घर में सारी चीज़ें इसी तरह से हैं, वो अगर सोलर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, वो कौन सा सोलर लें और उनको क्या कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का? देखिए, डिपेंड करता है कि किस घर में अगर एक एसी है, 1.5 टन का अगर एसी है, इन्वर्टर एसी है, तो उस पर वो 4 किलोवाट का सिस्टम उसके लिए बेहतर रहेगा। अगर उसने 2 एसी चलाने हैं तो उसके लिए 6 किलोवाट का सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर 3 एसी चलाने हैं तो उसके लिए 8 किलोवाट का बेहतर रहेगा। अगर 4 एसी चलाने हैं तो 10 किलोवाट का सिस्टम उसके लिए फीजेबल रहेगा। तो ये कंप्लीट उसकी अपना प्राइसेस है, कंप्लीट उसके मुताबिक जो सरकार रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप प्राइसेस किसी किस्म की चेंज नहीं करनी पड़ेगी। AC/DC फैन उस पर ड्यूल ऑप्शन होती है। AC उसको मिले तो वो तभी वर्क करेगा, DC अगर मिले तो तभी जो वर्क करेगा। कनेक्शन दोनों चेंज करने पड़ते हैं। बहरहाल सोलर सिस्टम लगाने के बाद आपको किसी किस्म की अप्लायंसेस के कनेक्शन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जो ऑलरेडी आपका इन्वर्टर काम कर रहे हैं एज इट इज, वही इन्वर्टर, वही फ्रिज, वही टेलीविजन, वही अपना फैन, वही आपकी लाइट्स वगैरह, तमाम की तमाम चीजें आपकी वो काम करेगी सर इसमें। सही। अच्छा सर, अब कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों की जो रेंट पे रहते हैं। अब वो ये कहते हैं कि कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि जी सोलर लगा लें, और कुछ ऑनर्स इस तरह से होते हैं जो कहते हैं नहीं जी आप हमारे घर में सोलर नहीं लगा सकते, या फिर अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सोलर लगा रहे हैं तो। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग रेंट पे रहते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, 2 साल 3 साल 4 साल या मैक्सिमम 10 साल वो किसी जगह पर रह सकते हैं। तो रेंट पे रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से फिर सोलर लगा सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लगाएं, लेकिन अगर उनको कोई, उनका जो ऑनर है जिस घर में वो रहते हैं वो नहीं अलाउ कर रहा है, तो क्या करें सर? देखिए, ये तो बेसिकली मूवेबल होते हैं। आप अगर ऊपर स्ट्रक्चर लगाते हैं तो उसको बोल्टिंग के जरिए आप उसकी छत पर लगा जाते हैं। तो जब आपने शिफ्टिंग कर रही है तो इजीली उसके पैनल उतारें, उसकी वायरिंग उतारें, उसके इन्वर्टर उतारें, बैटरी उतारें, दूसरे घर में लगा लें। हाँ, अलबत्ता प्रॉब्लम आप जब ऑन ग्रिड सिस्टम में लगाते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो मालिक मकान होता है उसके नाम का ग्रीन मीटर लगता है। आप ग्रीन मीटर को मूव नहीं कर सकते, बाकी तमाम चीजें तो आप मूव कर सकते हैं। वो तो कोई किसी किस्म की अपना डिफिकल्टी वाली बात होता है, वो कोई नहीं है, वो इजीली मूवेबल होता है। वो उसकी फोल्डिंग रिपोर्ट करे, उसको किसी और दूसरे घर में जो है शिफ्ट कर ले। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग वे। इसमें कोई प्रॉब्लम की, ट्रबल की जो है बात जो है वो नहीं है सर इसमें। सही। वो कैंपलिंग मेथड के तहत वहां पर लगा रहे होते हैं सोलर सर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आसानी रहती है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, हमें इस तरह के सवालात आते हैं, हमसे लोग पूछते भी हैं ये बात कि भाई आप ये बताएं कि जो सोलर है, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब अगर किसी का जो ऑनर है वो नहीं अलाउ कर रहा है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो खुद कोई रिक्वेस्ट दे के अपना पर्सनल उस रेंट के घर का जो बिजली का बिल है वो दे के लगवा सकते हैं, या इसमें ऑनर की जो रजामंदी है वो ज़रूरी होती है सर? थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए, ऑनर की रजामंदी जैसा बेसिकली जरूरी होती है, क्योंकि लैंडलॉर्ड होता है। हाँ। उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसके साथ कर लें, या थोड़ा बहुत उसको आप पे कर देंगे, यार ये मैं आपकी रूफ टॉप यूज कर रहा हूँ, तो इसमें आप थोड़ा बहुत जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेरे ख्याल में ये काम मुमकिन है। कोई इसमें कोई डिफिकल्टी बात होती है वो कोई नहीं है सर उसमें। सही। अच्छा, ये बताइएगा, आसान इकसात का जो जिक्र कर रहे थे आप कि भाई वो भी मिल सकता है, तो ये जो गवर्नमेंट की जानिब से प्रोग्राम्स हैं, क्या ये भी एक्टिव हैं अभी इस मामले में कि अगर लोग चाहें तो किस्तों पर ये सोलर सिस्टम ले सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर इस पर जो है ना वो वर्क कर रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट इस पर जो है ना वो काम कर रही है। हाँ। प्राइवेट लोग भी इसको इंस्टॉलमेंट बेस पर जो है वो कर रहे हैं। हाँ। तो कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर कैश पे कर रहे हैं। मार्केट में हर किस्म के शॉपकीपर बैठे हैं जो कस्टमर को एडवांटेज जो है ना वो दे रहे हैं, और एडवांटेज अनदर वर्ड मिल भी रहा है। तो इसमें इंस्टॉलमेंट भी है, इसमें कैश पर भी है। डिपेंड करता है कि कोई लोग बैंक से भी जो है वो लोन लेकर
अपना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। मेरी तो आपके चैनल के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त है कि गरीब आदमी ने अगर सोलर लगाना, उनको आसान एक साथ पर अपना सोलर सिस्टम जो तरह वो दिया जाए, आसान एक साथ पर सोलर सिस्टम अमाउंट दी जाए ताकि वो सोलर सिस्टम लगाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम ही वाहिद ऐसा सोर्स है जिसको लगाने से आपके बिजली के बिलों में अच्छी खासी जो है ना वो बचत हो जाए। क्योंकि जब जो मीडियोकर फैमिली एक अपना मंथली बजट कैलकुलेट करता है, जो सबसे ज्यादा झटका उसको लगता है वो उसको सोलर का ही लगता है। तो ये है कि सोलर एट एनी कॉस्ट पैसे पकड़ के, मेरे पास तो जो कस्टमर आते हैं गोल्ड किसी ने बेचा है, किसी ने उधार पकड़ा है, किसी ने किन्ने के बेटी के पैसे पकड़े हैं, एट एनी कॉस्ट उन्होंने सोलर सिस्टम लगा लिया है। और जिसने लगा लिया है वो बेनिफिट में है, और जिसने नहीं लगाया वो स्टिल अभी तक जायद बिलों की वजह से परेशान है। बिल्कुल वो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। और बहुत बेनिफिशियल गुफ्तगू हुई, बहुत ऐसी गुफ्तगू हुई जिससे बहुत सारी मालूमात हमें भी मिली और हमारे व्यूवर्स को भी पता चला कि सोलर लगाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो बात यही है कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप एटलीस्ट 2 पंखे हैं या फिर आपकी 4 लाइट्स हैं एंड ऑल दैट, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप सोलर लगा सकते हैं। ये आपके अपने बजट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सोलर आपको 8 लाख 12 लाख का ही लगाना पड़ेगा। आप अपनी फिजिबिलिटी देखते हुए जो कम प्राइस हैं सोलर के, यानी अगर आपने कम चीज़ें चलानी है तो उस पर भी आप सोलर लगा सकते हैं। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो कुछ बात करते हैं कि स्किन कैसे अच्छी की जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि भाई स्किन के लिए क्या किया जाए, स्किन आपकी खूबसूरत हो जाए, ग्लो करे, उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी आपने इन जनरल फेस के ऊपर जो चीज़ें लगानी हैं, क्या वो वाकई काफ़ी हो जाती हैं कि ये आपकी स्किन को ग्लो दें और ये आपकी स्किन को खूबसूरत रखें। तो फिर ख़ुद भी अगर आप अपने आप से सवाल करें तो आपको पता है कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ आपकी डाइट से भी है, फिर आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मास्क है, फेस वॉश है या होम रेमेडीज़ हैं, उससे ताल्लुक़ होता है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुकैना ने। ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, अपनी काम की एक्सपर्ट हैं और खाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हैं और आपकी स्किन पर लगाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्लोइंग स्किन के हवाले से। तो डॉक्टर सुकैना बताइए, सबसे पहले तो वेलकम और गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद जो है वो ऐसा लग रहा है कि आप हमारे शो पर आई हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली आप हमारे शो पर हैं और मुझे आपसे करनी है बहुत सारी बातें। और स्टार्ट करें हम ग्लोइंग स्किन से। तो जी स्टार्ट कीजिए, क्या बताने लगी हैं आज आप हमें? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले इनसाइड देखें। हाँ। अगर मेरे में खून नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरे एलर्जी रेशियोज बढ़े हुए और मेरे अंदर ही ताकत नहीं है, तो मैं बाहर अपनी ब्यूटी कैसे ला सकती हूँ, अपने स्ट्रॉन्ग बाल कैसे ले आ सकती हूँ, हाँ। ब्यूटीफुल स्किन कैसे ला सकती हूँ। तो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। इट्स अ न्यू डिटॉक्सिफिकेशन और ये नेट से मैंने देखी थी, हमने बहुत सारे लोगों को आजमाने के लिए भी बोला। हाँ। और यकीन करिए रिजल्ट काफी बेहतर और समझे कि दूसरे डिटॉक्सिफिकेशन से फास्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही। देखिए, हम जो ब्रेड्स वगैरह में जो बेकिंग सोडा डालते हैं ना, जो पकौड़ों में भी डलता है, केक्स में भी डलता है, वो आपके पास होना जरूरी है। एप्पल साइडर विनेगर या रेगुलर विनेगर भी चल जाता है और लेमन जूस। और अगर हनी आपको बहुत गले को आता है, अटकता है गले को, तो थोड़ा सा हनी भी टच कर सकते हैं आप। आपने एक वार्म वाटर लिया, थोड़ा सा वार्म हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अंदर से भी डिटॉक्सिफिकेशन में हमेशा वार्म वाटर बहुत काम करता है। तो वार्म जैसे थोड़ा वाटर हो, उसके अंदर 1 चम्मच आपने हनी की डाली, उसमें 1 चमची आपने एप्पल साइडर विनेगर या रेगुलर विनेगर भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच आपने लेमन डाला। ठीक है, ये आपने ग्लास से शुरू करेंगे, पहले एक छोटे मग्गे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये रश करके आपके पूरी आर्टरीज, आपके ब्लड और सबको सप्लाई को फास्ट रिलीव करता है, जोश मारता हुआ जैसे सोडा करता है। जैसे आप आजकल ड्रेनेज देख रहे हैं ना, गटर फौरन खुल जाता है, वो बेकिंग सोडा का ही कमाल होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि जब ये आपकी बॉडी भी एक गटर है जो अभी पूरी टॉक्सिक से भरी हुई है, तभी तो आपकी ब्यूटी चली गई।
अब इस टॉक्सिक को एकदम रश करके निकालना है और उसका रिजल्ट भी बहुत फास्ट होता है। मैं आपको थोड़ी देर में गाइड करती जा रही हूँ। जी जी। तो आपने उसमें लास्ट मिनट पे 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डाला और इसको जल्दी से हिलाया, वो बबल्स बनेंगे, एकदम जोश में आएंगे जैसे सोडा का जोश होता है, और उसको घटाघट फास्ट रिलीव में पी ले, जितना तेजी से पी सकते हैं। सही। अब देखिएगा ये कितना स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन है, बाउल सिस्टम क्लीन कर देता है, यूरिनरी ट्रैक सही कर देता है, किडनी को फिल्टर कर देता है। जब ये मेन 3 ऑर्गन्स आपके क्लियर होते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड और सब आपका जो कैरोटीन, प्रोटीन और ये सब हम इतने बाजार के महंगे महंगे खाते हैं, वो नेचुरली डिटॉक्सिफाइड होके बाहर निकल जाते हैं। सही। अब इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरी अब मजीद, ये तो मैंने डिटॉक्सिफाई कर लिया, अब मुझे एनर्जी तो चाहिए, मुझे ताकत तो चाहिए बॉडी को। तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू कि हमने चुकंदर एक बहुत मल्टीविटामिन एंड आयरन रिच है, इसके साथ आपने थोड़ी सी खीरा भी डाल दिया और कद्दू जरूरी डालें, जिसको हम लौकी कहते हैं, लंबी वाली, दालों में भी खाते हो, सब्जी का एक बड़ा आइटम है। उसमें 100% हार्मोनल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और हार्मोन सबके डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग सो मच ऑयल वाला खाना। और इसके बाद आपने ये डिटॉक्सिफिकेशन में डालना है। फिर आपने वो जो भी अब इस वक्त आम चल रहे हैं, फाल से चल रहे हैं, जो भी सीजनल खून बनाने वाले आइटम होते हैं वो सब एक जग में डालें, अच्छा सा पानी थोड़ा सा डालें और उसको 1 से 1.5 से 2 ग्लास बन जाते हैं, उसको उसी टाइम पे पिए। एप्पल भी डालें, एप्पल में भी बहुत खून बनता है। तो ये आपको कैरोटीन, प्रोटीन, आयरन, ये सब आपको इधर से मल्टीविटामिन में मिल गया। 1 से 1.5 ग्लास आप इसी टाइम पे पी लें। अब इसके बाद आपका आउटसाइड लेयर्स आती है। लास्ट में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दूंगी जो कि 100% काम करता है। बाकी अभी मैं छोटे छोटे फॉर्मूला आपको दे दूं। देखिए, केला खा लें और केले की स्किन को अपने बालों पे और स्किन पे रब कर लें। 5-10 मिनट के बाद देखेंगे भी तो आपकी स्किन टाइट होने लगेगी। और उसके बाद आप एक छोटा सा उसी के ऊपर एलोवेरा का एक टुकड़ा ले लें, पत्ते का, और उसको बीच में से उसको काट के अपनी स्किन पे लगा लें। आधे घंटे के बाद आपको बहुत टाइटनिंग फील होगी, आप उठा के मुंह धो लें तो आप यकीन करें ये एक नेचुरल ग्लोइंग है। अब हम सेकंड ग्लोइंग आते टाइटनिंग और पॉलिशिंग के ऊपर, वो है आपका पोटैटो, आलू। आलू जो होता है उसमें नेचुरल स्टार्च होता है, और आलू जो है ना सबसे ज्यादा स्किन को टाइट करता है। अब आलू खाना तो नहीं, मोटापा नहीं चाहिए, लेकिन स्किन के लिए 100% काम करता है। और जिन लोगों के बाल जो 2 मुंह में हो जाते हैं, जैसे बाल की जो स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, जी जी जी, तो ये आलू अपना स्टार्च से बहुत काम करता है। और इवन बनाना भी बालों पे बहुत काम करता है। मैं तो हमेशा केला खा लिया तो फौरन थोड़ा मुंह पे और सर पे लगा लिया, यकीन करें वो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो इसी तरीके से आलू के आपने 2 टुकड़े किए, अच्छे से पहले वॉश कर लिया आलू को, स्किन रहने दीजिएगा। विटामिन ई कंजप्शन हर स्किन जो होती है उसमें विटामिन ई कुदरती होता है। तो इसको बीच में से काटा और उसको पूरे मुंह पे आपने अच्छे से लगाया और फिर थोड़ी देर बाद टिश्यू ऑफ कर ले, तो मैल जो है इतना भर भर के निकलेगा। फिर इसके बाद एक और लेयर लगा के 1 से 2 फिर और काटे इस तरीके से एक आलू पूरा मुंह पे लगा लें। अब जितना बड़ा मुंह इतना बड़ा आलू लीजिएगा, छोटे से मुंह के लिए छोटा आलू लीजिएगा। उसको मैश, आलू को मैश कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैश नहीं करना है, इसको मैश नहीं करना है, इसको इसके तरीका होता है, उसको पहले हमें गूदा नहीं चाहिए। इसका पानी होता है जो आलू के साथ चिपका हुआ होता है, कुदरती थोड़ा थोड़ा निकलता है, वो चाहिए। वो ओनली वाटर, नेचुरल वाटर आलू का अपना, यानी उसको जब मैश करते हो तो उसके अंदर वो अजीब सा हो जाता है कि वो उसका बायो प्रोटीन और जो है ना वो अलग से आ जाता है। तो अब जब आप इसको लेयर्स के साथ लगाते जाते हो, फर्स्ट लेयर को आप अच्छे से टिश्यू ऑफ कर देंगे तो आप यकीन करिएगा दबा के मैल निकलेगा। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा और पतली लेयर काटेगा ताकि अंदर से नया ताज़ा इसका वो आ जाए, ग्लो आ जाए उसका, और यानी जो भी पानी है वो ऊपर आ जाए। और आप इसको अच्छे से रब करें और स्ट्रोक फॉर्म में कीजिएगा, जैसे यहाँ से यूं गए, फिर यहाँ से यूं गए, इसी तरीके से जब स्किन टाइटनिंग के फॉर्म में। और उसमें से 1-2 स्ट्रिंग काट के आलू की जो है ना आँखों पे भी लगा रख दीजिएगा और थोड़ी थोड़ी देर में इसको दबाइएगा और थोड़ी सी मूवमेंट देंगी तो ये आँखों के हलकों को भी खत्म कर देता है। ये आपका अपर एप्लीकेशन हो गया। अब इधर खाली आपने ये 2 चीजें की, लेकिन इधर सबसे ज्यादा जो बेस्ट काम करता है वो पानी होता है। अगर आप पानी
3 से 4 लीटर नहीं पीती, और इस सीजन में तो 5 लीटर भी हो जाए तो कम है, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना पसीना है। जी। आम उधर पक रहे हैं, इधर इंसान पक रहा है। इस वक्त सीजनली सबको बहुत ज्यादा फ्लू और बुखार चढ़ा हुआ है। मेरे हर पेशेंट मुझे रोज ही मैसेज करे आपकी एंटी एलर्जी दे, एंटी एलर्जी दे। मैंने बोला वो आप ले लीजिएगा, लेकिन सबसे बेहतर हल यही है कि आप थोड़ी सी छाछ पिए, थोड़ा पानी जितना इनटेक है वो 1-8 लीटर डेली रूटीन से ज्यादा पिए। 4 लीटर पी रही है तो 5 लीटर पी ले। तो इस वक्त पानी बहुत काम करता है स्किन ग्लोइंग पे, और बाल जो ड्राई और डैमेज होते हैं वो भी पानी की वजह से होते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर चैम्बर है आपका बाल, सबसे आगे टॉप चैम्बर। अब इधर तक पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो यूजुअली क्या है, मैं अपने पेशेंट्स को जिस तरह गाइड करती हूँ कि आप एक वार्म जैसा वाटर पिए, भले कैसा भी सीजन हो। ठंडा पानी हमेशा नुकसान करता है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने आप ही के प्रोग्राम में 10 दफा समझा चुकी हूँ, अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हल्का वार्म वाटर हो और आप पी के जरा सा, जैसे पलंग पर आप लेटे, सीधी लेटे पलंग पर, और अपना सर पलंग के यानी गदले से बाहर निकाल के हैंग कर दें इस तरीके से, तो आप यकीन करिए कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना आपके बालों तक जाती है। बाल गिरना बंद, बाल का सफेद होना बंद। और इसके साथ आपने ENT खुला रखना, ईयर नोज एंड थ्रोट आपका हमेशा खुला होना चाहिए। और इस वक्त जो वेदर चल रहा है वो फ्लू की वजह से हो रहा है। और एक बात आपको मैं ज़हन में बिठा दूं कि बुखार की जो मेजर रीजन होती है ना, वो आपके पेट की खराबी होती है। अगर आपको बार बार बुखार चढ़ रहा है, कोई भी फॉर्म का मलेरिया है, टाइफाइड है, 9 किस्म के बुखार है, अगर उस जो भी बुखार आपको बार बार चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पेट में खराबी है। तो पेट के लिए मैं जो पहला वाला फॉर्मूला दिया है उसको रिपीट कर लीजिएगा, उसको आप यूज करें। वो बेकिंग पाउडर वाला, वो बहुत जबरदस्त काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, पेट की सफाई और खून की सफाई में। सही। चलिए ब्रेक लेते हैं डॉक्टर सुकैना, फिर कंटिन्यू करते हैं आपकी डिस्कशन। और साथ साथ आज हम बात हेल्दी स्किन जो है वो कैसे की जाए, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन कुछ प्रोडक्ट्स लगा के ना बहुत पतली यानी थिन हो जाती है, और वेन्स भी नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसे लोग जो है अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं कि भाई अच्छी स्किन जो है वो कैसे मुमकिन है, और आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें आप अपने फेस पर लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर से कहना, अब कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट्स लगा के, कुछ केमिकल वाली प्रोडक्ट्स लगा के या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं, और वेन्स भी उनकी नज़र आ रही होती हैं, स्किन भी पतली हो जाती है। वो क्या करें वो लोग? देखिए आजकल मैं बहुत पूरा YouTube भी बढ़ा हुआ है, Facebook भी पूरा बढ़ा हुआ है। हाँ। कुछ इवन जो है ना बड़े बड़े एडवर्टाइज वाले भी बहुत सारे एडवर्टाइज देते हैं। जो भी क्रीम आपको इंस्टेंटली गोरा कर रही है, तो वो उसमें मर्क्यूरीज डाली जाती है, जो हमारे थर्मामीटर के फ्रंट पे लगी हुई थी सिल्वर कलर की। उसको मर्क्यूरी को वो लोग कोई तरीके से हीट देके पिघालते हैं। हाँ। और वो क्रीम में डालते हैं। वो मर्क्यूरी प्रोडक्ट आजकल बहुत इन है, और हम समझते हैं कि यार वो 500 का है, 300 का है, या इवन 3000 का भी है। अगर वो बताएंगे तो नहीं कि इसमें मर्क्यूरी डला हुआ है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो इलीगल प्रोसेस है और वो स्किन की लेयर्स खा जाता है। अभी मैं आपको पहले एक छोटी सी स्किन समझा दूं कि आज आप एक आलू छीलें, और उसको जब आप छीलेंगे तो वो प्योर वाइट और अच्छे से कलर का होगा, ठीक है। फिर 1 या 2 घंटे या 3 घंटे रखेंगे तो काली लेयर आ जाती है। इसी तरह वो लेयर उतारता जाता है। फिर हम आलू को फिर छीलेंगे तो अंदर वाली लेयर्स वाइट आएगी। इसी तरह स्किन को पील करते करते वो अंदर की वाइटनिंग ले आते, लेकिन स्किन खा जाते, जो वो पूरी नसें नजर आने लग जाती है, रिंकल्स जल्दी पड़ते, और स्किन ऐसी होती है जैसे पेपर टिश्यू पेपर से भी बिल्कुल पतली हो जाती है। तो प्लीज आपको जब भी कोई इंस्टेंट रिजल्ट दिखा रहा है और आप उसको शौकिया सफेदी के चक्कर में लेना चाहती हैं, तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगी। इससे तो आप रोज अपने बदन पे आलू घस लें, और चावल के आटे में डिप कर करके आलू घसें, तो आप बहुत खूबसूरत और सफेद हो जाओगे। इवन बेकिंग सोडा में भी अगर आप आलू डाल के करते तो स्किन वाइटनिंग के लिए वो काम करता है।
लेकिन एक लेयर काटते जाएं आलू को बेकिंग सोडा और चावल के अंदर मिक्स करके और लगाएं। इवन फिटकरी में भी आप थोड़ा सा ये तीसरी चीज आप फिटकरी भी डाल दें पाउडर के अंदर और आलू से अपने आप को घस ले, तो यकीन करो कुदरती सफेद रंग आता है और इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। हाँ, बीटॉक्स का काम करता है बेकिंग सोडा। जैसे मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने बोटेक्स क्रीम आपको बनाना सिखाई थी, तो बेकिंग सोडा की वजह से ही और उसमें आलू का ड्राई पाउडर डाला जाता है। तो अभी आप लोग वो सब कहाँ प्रोसेस करेंगे, हमारे पास तो बड़े बड़े यानी ड्रायर्स है जो हम अपना, क्योंकि कमर्शियल काम है तो हम ये चीजें करते रहते हैं। लेकिन आपने ताजा और ताजा ताजा होता है। अब यकीन करें जो सुखा दिया तो इसकी कैरोटीन और प्रोटीन दोनों खत्म हो गई, खाली पाउडर फॉर्मेट पर आ गया। हाँ। तो इसी तरीके से अगर नेचुरली करें, आप स्किन को खाना कैसे खिलाएं। हाँ। जैसे आपने कीनू खा लिया, कीनू का छिलका मुंह पे लगा लिया, आपने टमाटर खा लिया, टमाटर के एंड्स आपने पूरे मुंह पे लगा लिए, तो ये नेचुरल फूड आप इन एंड आउट दोनों जगह कर रहे हो। अब आपको मैं एक स्पेशल फॉर्मूला देती हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जी, और जी। इसका रिजल्ट ऐसा है, क्योंकि मैं लास्ट आपके 1-2 प्रोग्राम में मैंने काफी इसकी डिटेल्स बताई थी, लेकिन अब मजीद और भी इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बताइए। सारे ड्राई पाउडर है ना आपको ऑनलाइन मिलते हैं, सारे ड्राई पाउडर। अच्छा। आपको पुदीने का पाउडर भी मिल जाएगा, आपको नीम के पत्ते का पाउडर मिल जाएगा, आपको लेमन का, ग्रास का, फिर इसके बाद कीनों के छिलके, बादाम, रूट बीट भी आपको पिसा हुआ बिल्कुल मिलता है। पोटैटो पाउडर भी अभी मिलने लग गया है, वो भी अभी मैंने देखा। इसके बाद सारे ड्राई फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्लावर्स के नाम होते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन लेना आपको एक ही दफा है। क्योंकि वो अच्छा खासे उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। थोड़ा थोड़ा आपने एक डब्बे में पहले सबको मिक्स करके रखा, और इसमें सबसे जरूरी काम है कि पूरा, जैसे अगर आपने 1 किलो सारा सब प्रोडक्ट ले लिया ना मिक्स करके, तो इसमें 100 ग्राम्स आपको फिटकरी का पाउडर डालना है। और फिटकरी का पाउडर भी आजकल पीसा हुआ मिलता है, और वो बुझा हुआ पाउडर है, क्योंकि जब आप बिल्कुल ताजा फिटकरी लेके करते हो तो क्रिस्टल आते हैं, वो मुंह पे लगते हैं। सही। तो अभी वैसे कि आजकल वो मिलता है, मैं नाम ब्रांड्स के ले लेती हूँ, दराज पे भी मिलता है, अमेजोन पे सारी ऑनलाइन चीजें, पे भी मिलता है, बहुत सारी जगहों पे ये मिलता है। हाँ। और बहुत अच्छी क्वांटिटी का, और उसमें आपने राइस पाउडर जरा सा क्वांटिटी जो भी डालिए उससे जरा ज्यादा। सही। और अभी आपको एक और बताऊं, परसों मैंने मंगाया ड्राई एलोवेरा पाउडर, इतना मजे का ड्राई एलोवेरा पाउडर, वाओ नाइस। और उसमें मैं इतनी शॉक हुई हूँ कि आप यकीन करो, मैंने बोला चलो इसकी फॉर्मेट देखती हूँ। पहले तो सबसे पहले चखने का, आप पता है आजकल वो खूबसूरत सी बोतलें एलोवेरा जैसी ही बनी हुई होती है, उसमें आधी असली आती है, आधी नकली आती है। तो जब भी आप इस किस्म की एलोवेरा का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो एलोवेरा के प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा ढक्कन खोले और उंगली से चाट लें। अगर वो चाटने में कड़वा है तो समझो वो एलोवेरा दला हुआ ही नहीं, तो जेल बना हुआ है कोई किस्म का। तो बहुत सारे जेल, तो 2 नंबर बहुत है। तो इस तरीके से पहचान बता रही हूँ कि किस तरह पहचानते हो। और उसके अंदर जब आपके पेस्ट बनाते हैं, 1 चम्मच आपने इस पाउडर का वैसे भी जब आप बॉटल से निकाल रहे होते हो तो हाथ पे लगा रहे होते हो, आपको कुछ आइडिया हो जाता है। उसका एक तरीका ये भी है कि वो स्टिकी अगर हो रहा है तो आपके हाथों पे भी फील हो जाएगा, क्योंकि खाना थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा, उसको चखना थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है लोगों के लिए। खाना हार्मफुल होता है, आप पूरे गटर नहीं, खा अगर वो नाकिस बना हुआ है, नाकिस मटेरियल डला हुआ है, अगर तो वो रियल है तो चले ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रही हैं ना, चम्मच भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा आपने टिप चाट ली तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलोवेरा है कि नहीं। और अच्छा, ये वाला एलोवेरा जैसे शुगर पेशेंट है और इवन आपकी ब्यूटी के लिए भी है, तो अगर ये एलोवेरा आप सरसों के तेल में डाल के अगर पाँव के पंजों के नीचे घसे, तो अंदर से आपकी खूबसूरती रीवाइट होती है रिफ्लेक्सोलॉजी फॉर्म में। तो हम लोग ब्यूटी के लिए जब हम ब्यूटी का कोई काम करते हैं तो पाँव का पंजा इस एलोवेरा और सरसों के तेल में मिला के करते हैं, और खोपरे का तेल भी थोड़ा सा डल जाता है। तो उसमें क्या स्किन डिजीज आपको खोपरे के तेल की वजह से नहीं आती है। तो आपने ये पाउडर लिया, 1 चम्मच आपने पहले अच्छे से मिक्स किया, और उसको 1 चम्मच आपने डाला, क्या बोलते हैं, एक कप में, कांच के कप में, और व्हाइट ऑफ एग के साथ बीट किया बहुत अच्छे से। ये फॉग बन के थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अब उसको पहले अच्छे से मसाज करके उसके 2 या 5-10 मिनट के बाद स्क्रब ऑफ कर ले। अब जब स्क्रब ऑफ कर रही होगी तो लिटरली आप मेल के गड्ढे निकालेंगी,
और लेयर्स ऑफ डेड स्किन जो हमारी मिट्टी की बन जाती है, एक लेयर मिट्टी की भी बन जाती है, तो वो सारी साफ हो जाएगी। इसके बाद एक लेयर या 2 लेयर ऊपर से लगा के मास्क के फॉर्म में आप पंखे के नीचे लेट जाएं और उसको टाइट होने दें। अभी आपकी अगर बहुत लूज स्किन है तो उसको घंटा भी लग सकता है, और अगर बहुत लूज स्किन नहीं है आपकी तो ये 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में आपकी स्किन खिंचने लगेगी। बिल्कुल। एक अच्छा फॉर्मेट हो जाता है। हाँ। अब यही पाउडर आप अपने फेस वॉश जो आपके घर में पड़ा होता है, जो बाथरूम में हम फेस वॉश यूज हाँ, करते हैं, हाँ। यही पाउडर का 1 चम्मच आप अपने फेस वॉश में डाल के अच्छे से हिला लें। पहले तो उसको पानी में डाल के हिला लें और वही पानी जो है ना फेस वॉश में थोड़ा सा डाल दें, सही। और वो यकीन करें कि आपका नेचुरल ग्लो है। इसमें फिटकरी आपकी स्किन की लेयर साफ कर देती है, नीम जो आपकी एक्नी को साफ कर देती है, और ये जो भी मल्टी वाइटामिन से ऑल द फ्लावर्स, कीनों का छिलका, ऑल दोस फ्लावर्स एंड ऑल दोस ड्राई फ्रूट्स एंड उसके सबके स्किन है, विटामिन ई कंजप्शन बढ़ जाता है। और इधर आपका विटामिन सी जो है ना स्किन के लिए बहुत काम करता है। तो अब हम बोले कि यहाँ हम दुकान से लेके एक मल्टी विटामिन सी की गोली खाएं, तो मुझे आज तक मैंने हर प्रोग्राम में बताया मुझे गोलियां समझ नहीं आती है, लेकिन जहाँ मेडिसिन है उधर वो काम हाँ, भी करती है। सही। लेकिन क्या है कि एक ब्यूटी के लिए आर्टिफिशियल चीज खाने की बजाय आप नेचुरल कीनो खा लें, ग्रे फ्रूट खा लें। इस वक्त स्ट्रॉबेरीज इन है, स्ट्रॉबेरीज इन है, फल से भी आपका विटामिन सी, जो भी खट्टा आइटम होता है ना साइट्रस, जी, जी। उसमें विटामिन सी जरूरी होता है। सही। अच्छा, अब जिस तरह से आपने ज़बरदस्त ये बताई है सारी रेमेडीज़ और इतने सारे ज़बरदस्त तरीके बताएं, उसमें वहीं ये भी बताएं कि अगर जिन लोगों की स्किन थिन हो जाती है वो लोग फौरी तौर पर फिर क्या करें? क्या, क्योंकि वो तो कोई रेमेडी भी नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट भी फौरी तौर पर नहीं लगा सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? स्किन हो गई है बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हाँ। तो इनको सबसे पहले जो है ना अपना ईएनटी खोलना चाहिए, ईयर नोज एंड थ्रोट। जो एक तेल बनाना सिखाते हो, ऑलिव ऑयल ले लें या खाना पकाने का ताजा तेल ले लें, चूल्हे पे रखें, उसमें 2-4 जवे लहसुन की डालें, 2-4 जवे लौंग की डालें, और उसमें और अपना ईयर नोज एंड थ्रोट अंदर से खोलें, क्योंकि ऊपर से तो कोई भी करेगा तो स्किन और भी रैश होगी, दाने निकल आएंगे, एक्जिमा हो जाएगा, क्योंकि स्किन बची नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, बस एक झिल्ली सी बनी हुई है हल्की सी, क्योंकि आपने वो केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज करे। और इस वक्त, पहले जमाने में तो हम आर्ची फॉर्मूला मना करते थे, लेकिन अब तो हर प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कोई चीजें डली हुई, इवन मर्क्यूरी तक यूज हो रहे हैं इस वक्त जो मैं देख रही हूँ प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि हम तो रिसर्चर है तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या है। वो हाथ में क्रीम लेते ही आइडिया हो जाता है कि इसमें मर्क्यूरी है कि नहीं है, इसमें क्या हार्मफुल डला हुआ है, क्योंकि बहुत पुराना हाथ है मेरा, 65 गुजर चुका, अभी 66 चल रहा है, तो ये हाथ इतना पुराना है तो ऑब्जर्वेशन भी पुराना हो गया है। लेकिन नए लोगों को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या हार्मफुल है। जो भी इंस्टेंटली आपको रिलीव करती है वो ना यूज करें। अब आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो डैमेज हो चुकी है स्किन, जी, जी, जी। पतली लेयर हो चुकी है, जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल, अच्छा। ना बादाम का तेल ना कोई, बस कोकोनट ऑयल उसको लगाते रहने का एक, और अंदर पीना भी है। हो सके तो जितना भी खोपरे का खोपरा खाएं खजूर के साथ, और सबसे बेस्ट है कि खोपरे का पानी जरूर पिएं, और जो तेल आता है खोपरे का ताजा निकलवाएं, आजकल वो उसके भी एसेंस मिलते हैं, और 2 नंबर वो मिनरल वाटर के अंदर वो डाल के दे देते सही, हैं। खोपरे का तो तेल जो है इसको सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। वो हाँ, निकलवाएं, और सही। हर दुकान के अंदर, हर पंसार के पास मशीनें लगी हुई है, उनसे खोपरा खरीदें और उसको जो है ना मशीन में चलवा के उधर से खोपरा घर पे ले आए तेल, और वो खोपरा फेंकिएगा नहीं। जो आप खोपरा वहां से बचता है ना, जी। उसका आप हलवा बना लें। नेट पे बहुत हलवे बनाने सिखाते हैं, तो वो आप सीख लीजिएगा। अलबत्ता है कि हलवा भी आपके अंदर जाके भी ताकत देता है, क्योंकि उसमें काफी तेल बचा हुआ होता है कोकोनट का। राइट, थैंक यू वेरी मच सुकैना फॉर योर टाइम, और इतनी सारी रेमेडीज़ और ज़बरदस्त बातें हुई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एक और अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं अबायास के हवाले से। यहाँ जिस तरह से ख़वातीन अबायास ख़रीदती हैं और माशाल्लाह से जितना ज़बरदस्त रुझान है इस चीज़ का, तो इसमें ना बहुत सारे डिज़ाइंस भी आ गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के जो अबायास हैं वो अवेलेबल हों, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हों। कुछ लोग जो है वो सिंपलिसिटी पे ज़्यादा जा रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है, अगर थ्रू आउट हमने अबाया ही कैरी करना है तो हमने उसके अच्छे अच्छे जो है वो डिज़ाइन देखने हैं, हमने अच्छे अच्छे अबायास जो है वो ख़रीदने। तो इस हवाले से लोग डिज़ाइनर को कांटेक्ट भी करते हैं और वो कहते हैं जी स्पेशल हमारे लिए अच्छा सा अबाया जो है वो बनवा दें। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उरूज नासिर। उनको शो में वेलकम करते हैं। इंग्लैंड से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उरूज, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बहुत अरसे बाद जो है वो आपको देखा, आपसे बात हो रही है। आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया और जितना भी किया लोगों ने बड़ा पसंद किया। नाउ यू आर माशाल्लाह डिज़ाइनर। सो अबायास के हवाले से हम बात करेंगे कि ये बताइए कि ख़ुद भी माशाल्लाह आप अबाया कैरी करती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। आजकल अबायास में क्या डिज़ाइन हैं? देखिए, अब आप सब जानते हैं कि गर्मी इस कदर है और जब मौसम बदलता है तो लोगों का मिजाज बदल जाता है और जब मिजाज बदलता है तो तमाम रंग बदल जाते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो आजकल फ्लोई अबाया इसका ज़्यादा ट्रेंड होता है जब गर्मियाँ आती हैं। उसमें फिर फैब्रिक्स की वेरिएशंस होती हैं, बट इफ़ वी स्टिक टू द डिज़ाइन वाइज सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ज़रा खुले खुले स्लीव्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, सो दैट इट्स अ बिट एयरी इवन इफ यू आर वेयरिंग स्लीव्स अंडरनीथ। तो उससे फायदा ये होता है कि आपके अंदर हवा जा रही होती है। दूसरा, किमोनोज जो होते हैं जो फ्रंट ओपन होते हैं, चाहे वो यंग गर्ल्स हों, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियां हों या फिर वर्किंग वुमेन हों, तो उनके लिए वो बड़ा कंफर्टेबल होता है कि नीचे आपने अगर कोई बहुत लाइट मटेरियल का जैसे कि लॉन या कोई ऐसी भी चीज पहनी और ऊपर आपने अगर किमोनो टू गिव दैट मॉडेस्ट लुक पहना है, इफ इट्स अ फ्लोई फैब्रिक। हम कोरियन, अब हम फैब्रिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिसमें हम कोरियन शिफॉन जो है वो थोड़ा थिक भी होता है, इट्स नॉट दैट सी थ्रू, दैट is very flowy. It gives you a nice body, एक आपकी look उसकी अच्छी आती है, it makes you look slimmer. So उसमें निदा मटेरियल है, मगर गर्मियों में लॉन कॉटन, अरबिक लॉन बिलखुसूस हम यूज करते हैं, जो कि फिर आपको इस गर्मी की शिद्दत से बचाता है। गर्मी की शिद्दत से बचाता है। अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर ये अबायास ख़रीदती हैं और बड़े शौक़ से पहनती हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। और अब तो उरूज ये हो गया है कि लोग इवेंट्स पर भी पसंद करते हैं कि वो अबायास पहन के जाएं और वो वेयर किए रखें और वो खूबसूरत लग रहे होते हैं, वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो ये बताएं कि अब गर्मियों के लिए क्या डिज़ाइन हैं? अभी आपने कहा जैसे अरबिक लॉन है, उसका जो है वो काम, उसका फैब्रिक आप लोग बहुत यूज़ करते हैं अबायास में। तो वहाँ इंग्लैंड में भी जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं या वैसे ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करते हैं या थ्रू आउट आप जिस तरह से फैशन देख रही हैं, तो गर्मियों में किस तरह से आप इसको फिर एडजस्ट करती हैं अरबिक लॉन को अबायास के अंदर? अच्छा, देखिए, आपने इंग्लैंड का जिक्र किया तो हम जब से यहाँ आए हैं, बल्कि बहुत सालों से एक्चुअली, गर्मी हमारे साथ यहाँ भी आ गई है, यहाँ भी आ गई है। बिल्कुल, वहाँ आप लोग गए, वहाँ भी गर्मी चली गई। तो बट ये है कि यहाँ देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ना उसका ट्रेंड डिफरेंट होता है। यानी पाकिस्तान में एक डिफरेंट ट्रेंड है। अगर आप बिलखुसूस यूके की हम बात करें यहाँ पर, तो पाकिस्तान में हमारा जो डिजाइन है या स्टाइल्स हैं, हम रेडी टू वेयर, हम हिजाब हमारा फोटे है। तो हम अबायास के साथ साथ थोड़ा सा हिजाब के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये हिजाब वो होता है जिससे आप अपने सर को कवर करते हैं और अबाया वो होता है जिससे यू कवर योर बॉडी, राइट? सो यहाँ पर ट्रेंड जो है या ओवरऑल यंग बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि वो प्लेन बहुत लाइट मटेरियल, जो बिल्कुल प्योर मटेरियल्स होते हैं वो लेना पसंद करते हैं और लाइट जर्सी प्रेफर की जाती है, विच इज वेरी ब्रीदेबल एंड इजी टू वेयर। हम यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अरबिक लॉन के हिजाब्स दैट आर रेडी टू वेयर, पिनलेस हिजाब्स।
क्योंकि हाँ। चाहे यहाँ पर बच्चियां हों, चाहे पाकिस्तान में हों और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके टाइम इज योर मनी, राइट? सो वी नीड टू यस। मेक श्योर कि कम टाइम में हाउ कैन यू लुक प्रिटी, हाउ कैन यू हैव अ हैसल फ्री लाइफ. हाँ। सो दिस इज वेयर हिजाबीज कम. और हमारा फोकस, अगर आप हमारे ब्रांड के नाम को भी देखें तो इट्स हिजाब ईज, which ओके। means we are trying to bring ease ईज, to the हाँ। ones who are doing hijab. So राइट। उसमें जो आपके हिजाब्स हैं वो ऐसे हैं, those are hassle free, हाँ। easy to wear, less hijabs. I don't know if you have seen the tutorials. I shared the link with the producer as well. So अगर वो अच्छा। दिखाएं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना. What all you need to do, you need to wear it just like that. It's like 2 to 3 सेकेंड में यू आर गुड टू गो. सो सही। ये चीज अब हम यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिजाबीज लवर्स हैं उन वो हाँ। जानते हैं कि हमारे इंस्टेंट हिजाब है, हमारे हिजाब कम श्रग्स हैं कि हाँ। आप हिजाब के तौर पे भी पहन सकते हैं, एज अ श्रग भी पहन सकते हैं. हाँ। And सही। then there are cowl hijab, so there are many different designs. So different जगहों पे different है. यहाँ पर मैंने trend देखा है कि बच्चियां जो हैं जी। they like to wear jeans and t-shirts जी। and on top. But still यहाँ पर मैंने हाँ। जितना हिजाब यूके में देखा है, आप यकीन करें, हाँ। it's a bit unfortunate, but I don't see that much in Pakistan as much अच्छा। as I see girls wearing hijab here for the sake of identification. Because दैट्स आपको पता है ग्रेट। ना दुनिया जी जी, आइडेंटिटी बिल्कुल। क्राइसिस हाँ। का शिकार. तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बच्चा ऊपर यूं अबाया जो है फ्रंट ओपन पहन के एंड दे आर गुड टू गो. एंड अगेन दे आर गोइंग फॉर फ्लोइक मटेरियल्स जो कि इजी है इन समर्स. दैट्स रियली ग्रेट रूच। और जिस तरह से आप बता रही हैं ना कि पिनलेस है, फिर आप इसको श्रग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली आप इसको वेयर कर सकते हैं और फिर पहन के जा सकते हैं. यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अबाया यूज़ करती हैं, हिजाब यूज़ करती हैं, और उनको भी इसी तरह की फ्लोई चीज़ें चाहिए होती हैं, इसी तरह की इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं. तो यहाँ जो ट्रेंड है उस हवाले से बताइए कि यहाँ पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो किस तरह से जो है वो हिजाब डिज़ाइन करवा सकती हैं, किस तरह के हिजाब कॉलेज में पहने जाएं, अगर इवेंट पे कहीं जा रहे हैं तो क्या डिज़ाइन होने चाहिए. क्योंकि यूजुअली अगर आप समर में हैं तो थोड़ा सा लाइट आपका जो हिजाब है वो थोड़ा सा लाइट होगा, उस पर काम वगैरह या उस तरह से कम होगा. फिर विंटर सीजन की कलेक्शन अलग होती है. लेकिन अगर आप कहीं किसी इवेंट पर जा रहे हैं या आप वैसे ही किसी के घर मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर कोई डिफरेंट जो है वो अबायाज एंड हिजाब उनके पास होते हैं. तो क्या किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं फिर वो? बिल्कुल, आपने कहा यहाँ से हाँ. मुराद थोड़ा प्रिसाइसली मुझे बता दें ताकि मैं पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान. यस. हाँ जी. हाँ. देखिए, यकीनन पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा जो शिद्दत है मौसम की, उसकी हाँ. वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न यही होता है. और इसको लेके मैं आपको बस ये बताऊंगी कि जैसा आपने कहा ना, जब गर्मियाँ आती हैं आप उस हिसाब से करते हैं हाँ. अपनी सारी स्टाइलिंग, सही. आपके मटेरियल्स बदल जाते हैं. जब हम सही. अपनी समर की कलेक्शन लॉन्च करते हैं तो हमारे मटेरियल्स टोटल डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स ऑब्वियसली. Winters, हाँ, अच्छा, फिर सही. इसी तरह से जब ईद आती है तो हमारा कलर पैलेट भी डिफरेंट हो जाता है, Yes. हमारा डिजाइन जो होता है वो भी हाँ. डिफरेंट हो जाता है. मैं एज अ डिजाइनर पर्सनली जी. जो चीज देखिए, जिस तरह हर चैनल का एक माइंडसेट और एजेंडा होता है, जी, जी. मेरे जो ब्रांड है उसका जो माइंडसेट और एजेंडा है, मैं पर्सनली एक सिंपल इंसान हूँ. सो मेरी कोशिश ये होती है कि सिंपलिसिटी में रहते हुए जी. लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए. क्योंकि अबाया इटसेल्फ एक मॉडेस्ट वे ऑफ लिविंग है. Yes. अगर आप उसको बहुत ज्यादा झिलमिल सितारों का आंचल बना देंगे हाँ. तो वो फिर जो उसकी असल मकसदियत है वो हाँ. खत्म हो जाएगी. बिल्कुल उरूज यहीं से आपकी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हम कि सिंप्लिसिटी एक्चुअल में फैशन है. आप जितने हैं, जितने सादा हैं, उतना ही आपकी एलिगेंट लुक होगी, उतना ही आप डिसेंट लगेंगे. इस पर बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। तो हम अबायास के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। उरूज नासिर इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से भी उरूज कह रही थी ना कि अबाया को अबाया ही की तरह जो है वो आपको पहनना चाहिए। उसकी क्लास, उसकी जो डिसेंसी है, उसका जो लुक है वो सादगी में है। तो उरूज, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बताते हैं आपको कि भाई आपने ऐसे अबाया उनको डिज़ाइन करके देना है, तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताती हैं? क्योंकि यूजुअली लोग जो है ना अब अबायास को भी इसी तरह से डिज़ाइन करवाते हैं, उसके ऊपर भी उसी तरह से वो काम वगैरह करवा रहे होते हैं, बीट्स लगवा रहे होते हैं। ऑल दो हर किसी की अपनी पसंद है, वो जैसे चाहे डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक क्लास है, जिसमें कहना चाहिए जो एक डिसेंसी है, जो एक्चुअल फैशन का स्टैंडर्ड है, वो सादगी में ही है। तो उस हवाले से बताइए कि फिर किस तरह से आप उनको जो है वो बताती हैं, किस तरह से उनको गाइड करती हैं कि उनको इस तरह से अबाया लेना चाहिए। बहुत प्यारा लगता है जी। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है, चलिए सिंपलिसिटी की बात पहले कर लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो जो आजकल इन है, एज यू सेड बिफोर लीविंग फॉर द ब्रेक, सिंपलिसिटी एंड मिनिमलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इन एवरी वे। अगर आप आज ट्रांसेंड होकर दुनिया को देखें तो आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े डिजाइनर्स जो बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, इवन आप किसी भी उसको देख लें, किसी भी ब्रांड को, नॉट ओनली अबाया, किसी को भी देखें तो आपको नजर आएगा कि सिंपलिसिटी जो है उसका एक रिवाइवल दोबारा से, लोग जो हैं जितना सिंपल होता है चीजें हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। और दूसरी जो अप्रोच है वो है मिनिमलिस्टिक। जितना हमारा फोकस, अच्छा अब कमिंग टू मी, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट डिजाइन जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, अब जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो सारी चीजों को अपने जहन में रखता है, ठीक है। कुछ बच्चियां होती हैं वो जरा चुलबुली सी होती हैं, दे वांट टू हैव लाइक यू नो ब्राइटर कलर या थोड़ा सा फॉर्मल। तो हम जब डिजाइन करते हैं तो हमने हर कैटेगरी के लिए डिजाइन करना होता है। हम सिर्फ अपनी अप्रोच थोप नहीं सकते। एक डिजाइनर की एक अपना स्टेटमेंट होती है, बट स्टिल, सो कीपिंग दैट इन माइंड, वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमलिस्टिक अप्रोच या मिनिमलाइज्ड अबायास और सिंपल अबायास से हम अपनी जो फैंसी एम्बेलिशमेंट्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, डायमंडीज हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने अबायास में। और ये एक डिफरेंट रेंज होती है, विच यू कैन से फॉर्मल रेंज और लग्जूरियस रेंज और मे बी ब्राइडल। तो देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो हमारे पास आती हैं जो कहती हैं हमारी शादी है, हमारे लिए हमारे जहेज के कपड़े तैयार हैं, मगर आप हमें कुछ अबायास फॉर्मल दे दें या हमें हिजाब ऐसे डिजाइन कर दें। क्योंकि ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे बच्चियां हिजाब करती हैं मगर जब शादी आती है तो एक पीआर प्रेशर होता है कि भाई दुपट्टा हिजाब उतार दो, सिर्फ दुपट्टा हल्का सा बांध लो, हल्के से बाल भी। बट देयर आर गर्ल्स हु आर वेरी पर्टिकुलर, हम उनके लिए स्पेशली हिजाब्स डिजाइन करते हैं उनके ड्रेसेस के मुताबिक, और कुछ ऐसी हैं जो ड्रेसेस भी हमसे बनवाती हैं। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, लोगों के डिफरेंट मिजाज के मुताबिक। लेकिन अगर आप लग्जूरियस कलेक्शन की बात कर रही हैं तो उसमें फिर ये होता है कि हम सिर्फ अबाया ही नहीं, हम डिजाइन करते हैं डिफरेंट ए लाइन ड्रेसेस जिसमें मैक्सीज होती है। जिस तरह से आप अगर देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में व्हाइट कलर की मैक्सी लॉन्ग पहनी जाती है और वो फुल स्लीव्स भी होती है। And if you wear some dress like that, which is full sleeves and giving you modest look, देन उसके साथ आप हिजाब करें। सो ये तो इट्स ऑल अप टू यू, और मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए, डिजाइन्स के लिए मुख्तलिफ चीजें हम डिजाइन करते हैं। सही, बिल्कुल। और बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ज़ाहिर है आप उनको एक दफ़ा कह सकते हैं, उसके बाद उनकी चॉइस है कि वो किस तरह का जो है वो डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। अच्छा, ब्राइडल के हवाले से भी आपने बात की, आपने ये जो ए लाइन जो ड्रेसेस हैं इनके हवाले से भी बात की। ये बताइए उरूज के इन ड्रेसेस में आजकल जो ड्रेसेस ज़्यादातर इन हैं उनमें किस तरह की ड्रेसेस इन हैं? ये तो पता है कि पूरा एक उनका जो है वो लॉन्ग वेयर होता है, पूरी एक ए लाइन फ्रॉक टाइप होती है, बहुत वो प्यारी लग रही होती हैं। आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? अबायाज में भी कलर कौन से आजकल इन है और इन ड्रेसेस में भी कलर जो है वो कौन से इन है, ये बताइएगा। ठीक है, अब दो चीजें हैं, हम कलर्स और डिजाइन दोनों की बात कर लेते हैं। तो कलर
अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आजकल के टाइम के हिसाब से विच इज गर्मी का मौसम, तो उसमें जो ज्यादा टोन्स चल रही हैं वो अर्दी टोन्स हैं, जो विच इज टेराकोटा हो गया, डस्टी रोज हो गया, ऑलिव कलर्स हो गए, बेज शेड्स हो गए, द काइंड ऑफ कलर वेयरिंग, दीज आर ऑल अर्दी टोन्स, ठीक है। सो उसमें अच्छा, फिर ये एक पैलेट है जो कि जरा उर्दू में हम सूफियाना कलर कहते हैं, जो बुजुर्गों के लिए। अच्छा, फिर बच्चियां जो होती हैं दे वांट टू हैव कलर्स लाइक लाइट, लाइक बेबी पिंक हो गया, टील हो गया, aqua and all that. तो उसमें हम we give different shades, different colors, but in this weather in pastel colors, like जितने pastel colors होते उसमें हम वो शेड्स उनको देते हैं, क्योंकि देखें गर्मी जब होती है ना तो वो आपकी ऑलरेडी धूप और गर्मी की वजह से आप एब्जॉर्ब कर डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। सो वी प्रेफर कि हम वो कलर्स जो आंखों को सूदिंग लगे, वो कलर्स जो दिखने में जरा एक कूलिंग इफेक्ट दें, वो कलर्स हम रेकमेंड करते हैं। तो अच्छा, तो और जब अगर हम मटेरियल की बात कर लें तो कलर्स हो गए। अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसमें ऑल what do you call that, flowy colors, all the आप कहते हैं not flowy colors, flowy fabrics, जिस तरह के मैंने आपसे जिक्र किया, कोरियन शिफॉन one of the most amazing। yes, हाँ बिल्कुल, आपने स्टार्ट में जिक्र किया था कोरियन शिफॉन का, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और कोरियन निदा जो होती है, एक निदा होती है जो चाइनीज होती है या चाइना से आती है, डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अच्छा। लेकिन जो कोरियन निदा है, एक तो वो हर कलर में डाई हो जाती है। अच्छा। और दूसरा ये है कि उसका जो फॉल है, उसकी जो एक बात मुझे बहुत पसंद है, इट मेक्स यू लुक रियली स्लिम, स्पेशली वो जो खवातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी काफी विद द पैसेज ऑफ टाइम हैवी हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन नहीं आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। मतलब एक होता है ना कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर है लोग आज कभी मैसेज करते हैं कि यार आप तो बहुत मोटी हो गई, तो मैंने कहा भाई अब आप अपने आप को देखें, जब आप 16 साल के थे तब कैसे थे और अब, बहरहाल दैट्स अनदर टॉपिक। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चियां यंग शादियां होती हैं, फिर बच्चे होते हैं, यू गेट कॉन्शियस अ बिट। सो उसमें ये कोरियन शिफॉन हो गया, कोरियन निदा हो गई, ये आपको इट मेक्स यू लुक रियली स्लिम। सो इस तरह के फैब्रिक्स तो जाहिर है वो हमारे और उसका और है, ये है फ्लोई होते हैं, फ्लोई होते हैं, हाँ, बिल्कुल। और ऐसा फैब्रिक जो आपको स्लिम दिखा रहा है, ऐसा फैब्रिक जो फ्लोई है, ये तो डिमांडिंग फैब्रिक होगा, ये तो डिमांडिंग डिजाइन होंगे आपके। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी ना, वो ये है मिर्जान कि बहुत ज़रूरी होता है कि एक जो हम चीज़ भूल जाते हैं जिसका ख्याल हिजाब ही ज़रूर रखता है, इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल। आप जितना मर्जी खूबसूरत लग जाएं, आप जितना मर्जी लाइक बिल्कुल फिट एंड ऑल हो, लेकिन अगर आपका कंफर्ट लेवल नहीं है ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट। एंड आई ऑलवेज बेयर दिस इन माई वीडियोज दैट आप कुछ भी पहन लें, मतलब मेरी जिंदगी का एक ये उसूल है, नो मैटर व्हाट यू वेयर, बट वंस यू वेयर इट जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। और कुछ पहनिए या ना पहने, कॉन्फिडेंस जरूर पहनिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस ने कुछ भी पहना हो, इट विल मेक यू लुक, इट विल मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। यस, यू आर राइट। और उरूज, मैं भी अपने शो पर इस बारे में बहुत बात करती हूँ कि भाई आपका जो स्टाइल है ना, वो आपका कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्टनेस इज़ योर स्टाइल। क्योंकि अगर आप कुछ भी पहन ले और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप ना अच्छे से किसी से बात कर पाएंगे ना, आप जो है वो आगे चीज़ें गो थ्रू कर पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर सकते जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ आप गए हैं, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आपका कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर आप जो है वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं तमाम तर चीज़ों को, तो ये होना चाहिए। और लोगों में इतना, अच्छा उरूज, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये नहीं सोचते, अगर किसी का कंफर्ट जोन है वो इस तरह से है कि नहीं, उसने बहुत सादा सा, बहुत जो है वो
लूज फिट उसने जो है वो कोई कुर्ता ले लिया या कोई शर्ट ले ली, अब अगर वो उसमें कंफर्टेबल है लेकिन उसको लगता है नहीं मैं तो थोड़ा सा इसमें हेल्दी लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो वो क्या होता है कि फिर वो नहीं पहनते, फिर वो पहनते हैं जो ट्रेंडिंग में है, मगर वो ट्रेंडिंग में पहन के फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। तो लोगों को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए कि वो जो पहने अगर वो उसमें कंफर्टेबल हैं तो मेरे ख्याल में दैट्स ग्रेट, वो ठीक लगता है उन पे। अच्छा, मैं एक चीज हाँ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी डिस्कस बिफोर, मगर एक चीज तो मैं यहाँ पर ना आपके इस प्लेटफॉर्म से जरूर शेयर करना चाहती हूँ। जब हम मॉडेस्ट क्लोथिंग की बात करते हैं, जब हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं या एक इस्लामिक लुक की बात करते हैं, तो लोग ये समझते हैं, एज्यूम ये करते हैं कि सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी इज इक्वल टू माई फाता। You understand what I mean? Yeah, कि आप I'm getting ठीक है कि मतलब आप ऐसे हो कि बस दुनिया को लगे कि ये बिल्कुल बेजार है इस दुनिया से। नहीं, सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी आपको बिल्कुल ये नहीं कहती है कि आपने इस दुनिया में फकीर लगना है। आप अपने स्टाइल को, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, मेरा मीडिया से ताल्लुक था और मैं चाहती थी कि मैं मॉडेस्ट लगूं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहती थी कि मैं इस जो दुनिया के, जैसे कहते हैं ना, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है, जो दुनिया के तकाजे हैं। क्योंकि एक तो आपने हिजाब कर लिया, दूसरा आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जब आप बिल्कुल आवाजार से महसूस हो रहा होता है दुनिया से, ये नहीं दीन आपको कहता। हमारी नहीं, अगर आपकी पर्सनालिटी इनहेंसिव है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कोई भी चीज अगर वेयर कर रहे हैं तो आप सारी चीजें साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप बात वही है ना, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे उरूज, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इतनी ग्रो होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इतनी इनहेंसिव होनी चाहिए कि आप जो भी पहने वो आपके ऊपर अच्छा लगे। आप जो काम भी कर रहे हैं लोग उस काम से मुतासिर हों, तो पहले आपकी पर्सनालिटी है और उसके बाद फिर आपके कपड़े या पहनावा होता है, क्योंकि आपने किस चीज़ को कैसे कैरी करना है ना, ये हर किसी के डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। मतलब कुछ लोग जो है वो कुछ ड्रेसेस को बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं। अब कुछ डिज़ाइनर्स की शिकायत ये होती है कि भाई हमने तो इतना अच्छा ड्रेस बना के दिया था, उन्होंने सही से कैरी नहीं किया, लेकिन इनको कैरी नहीं करना आया, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये भी एक, इसके पीछे भी थोड़ा सा टेक्निक होती है कि लोग कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उसको कैरी कैसे करना है। Very, very important. Why? Because I go through this. Yes. Because कई दफा हमारी बहुत प्यारी बहनें प्यारे हमसे हिजाब्स देती हैं, और वो जब कभी मैं आउटलेट पे हूँ या कोई एग्जीबिशन हो और वो पहन के आती है, तो मुझे एक अजीब हो रही होती है, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो एक सही तरीका, दिस इज द रीजन हिजाबीज के जो ट्यूटोरियल्स हैं, एक हिजाब के 10-10, 20-20 ट्यूटोरियल्स बना के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, ताकि आप लोग जाके देखें और समझ सकें क्या है। अगर हमारे पास टाइम है तो मैं एक और चीज है जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, इफ यू हैव टाइम। अच्छा, अगर थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर लें तो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा कर लीजिए। बिल्कुल, यस श्योर। क्योंकि मुझे फीलिंग आ गई थी कि टाइम ज्यादा नहीं। अच्छा, एनीवे वेरी क्विक, जिस तरह से हमारा जो जब हम तैयार होते हैं तो हेयर स्टाइलिंग हम करते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि जब आप हिजाब पहनते हैं, योर हिजाब शुड टेक एज मच टाइम जितना लोग स्टाइलिंग अपने बालों के लिए करते हैं। और इसी तरह से हम हिजाबीज जो हिजाब्स डिजाइन करते हैं वो डिफरेंट फेस शेप्स के हिसाब से करते हैं। किसी का गोल है, किसी का राउंड है, किसी का स्क्वायर है, किसी का ओवल और किसी का हार्ट शेप जैसा कि मेरा है। सो उसके मुताबिक हम लोगों ने जो है वो हिजाब्स डिजाइन किए हैं, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फेस टू वेयर द राइट हिजाब इन अ राइट वे टू लुक your best. Yes. That's something that I want. हाँ बिल्कुल, और ये टेक्निक भी आनी चाहिए। और ये जाहिर सी बात है, आप लोग क्यों, आप तो डिज़ाइन करती हैं, आप डिज़ाइनर हैं, लेकिन वही जब भी आप कह रही हैं ना कि इतने ट्यूटोरियल्स मुझे करने पड़ते हैं, वो वाकई करने पड़ते होंगे उरूज आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी टेक्निक जो है ना, ये बतानी पड़ती है कि ताकि लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें और प्यारे लगें।
खवातीन जो हैं Absolutely. वो बहुत खूबसूरत लगती हैं अबाया में और बहुत खूबसूरत लगती हैं हिजाब में। बस बात ये है कि अगर वो किसी डिज़ाइनर के पास, यानी आपसे अगर वो कोई चीज़ बाई कर रही हैं या किसी भी डिज़ाइनर से बाई कर रही है, तो उसको पहनने की टेक्निक ज़रूर उनको आनी चाहिए और ज़रूर अपने डिज़ाइनर से पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम उरूज, और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह से आप Thank you. काम, दैट्स अमेजिंग। तो बात वही है कि आप कोई भी अगर ड्रेस लेते हैं तो आपका जो स्टाइल है वो आपका अपना, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं दैट्स योर स्टाइल। आप कंफर्टेबल हैं तो ही आप आगे जो है वो अच्छे भी लग रहे होंगे, लोगों से बात भी कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर। और दूसरा ये कि जब भी डिज़ाइनर से आप कोई ड्रेस ले रहे हैं या अबाया ले रहे हैं, ज़रूर उसको वेयर करने की टेक्निक पूछें ताकि आप प्यारे लगें। चलिए जी, आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिरियट 10।